अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था कल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मुश्किल परेशानी 2 में? सर आपने कल इलस्ट्रेशन नंबर 4 बताई थी, तो उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिस्पोजल का फार्मूला लिखवाया था, ट्रेडिंग अलाउंस प्लस माइनस कैश। सर कैश की जगह रेंट बुक किसका फार्मूला लिखवाया था? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए। नहीं, ऐसा क्यों किया मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एतराज परेशानी? किया है फिर? नहीं यार, क्या हो गया? फिलहाल बैठा हुआ आपने वो एंड है भूल गए थे। चलो अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6। दो 2013, 2014 और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी पूछे हुए थे और एसओसीआई। कंप्यूट द रेलेवेंट अमाउंट। एज सच एक्सट्रैक्ट्स नहीं पूछे हुए थे, लेकिन कहा हुआ था कंप्यूट द रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जब ये बताना है कि किस हेड में शो करना है, तो उसका मतलब है कि बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे तो पता चलेगा ना किस हेड में शो करना है। तो ये एक्सट्रैक्ट्स ही मांगे हुए थे। इस सवाल में बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या चीज है? एसेट है, मशीन है। तो नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स, मैंने आपसे कहा था कि डेप्रिसिएशन एटलीस्ट सब कैलकुलेट कर लें, बाकी कोशिश कर लीजिएगा, मसले होंगे वो इसलिए मैं फिर बोर्ड पे कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सबसे सही हुई होनी चाहिए। और इसके अलावा पूछे हुए थे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई। अच्छा, वो ग्रुप में भी किसी बच्चे ने कहा था, आप में से भी कभी कभार को कही देता है, ये जो नोट्स में क्वेश्चन है ना, हम अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं है? कब पहुंचेंगे यार? इतनी सारी चीजें इसके अंदर, मैं को रोज गप्पे तो मारता रही हूँ, पढ़े देखो पढ़े ही चले जा रहे हैं, तो अभी तक नहीं पहुंचे उन चीजों में। और अगर आप लोग अच्छा अच्छा सवाल करना शुरू कर दें तो हो सकता है 2 दिन में पहुंच जाए, नहीं करना शुरू करेंगे तो 20 दिन में पहुंचेंगे जाके। तो इसमें चीजें हैं बहुत ज्यादा असल में, और इतनी ज्यादा चीजें हैं वो आगे 2-3 तरह के टॉपिक्स में बार बार इस्तेमाल होनी है। तो इन सवालों को ना जब जब करने के काबिल होंगे मैं साथ साथ बताता रहूंगा। अभी दिया ना क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 2, बाकी जो है ना इसमें तकरीबन सारे वो रिवैल्यूएशन मॉडल के सवाल हैं। उससे पहले जो मैं आपको क्लास में कराता हूं वो ही घर जाके आप दोबारा किया करें, या आज मैं आपको डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना सिखाऊंगा पूरी क्लास ऑफ एसेट की, वो भी घर जाके दोबारा वही सवाल दोबारा किया करें, होमवर्क भी उसमें दूंगा। तो ये जो खुद क्लास में लिखवा रहा हूँ या खुद बना के सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, यही प्रैक्टिस ही चल रही है अभी। पास्ट पेपर्स के सवालों तक नहीं पहुंचे अभी हम, जो जो बीच में पहुंचते जाते हैं वो करते जाते हैं डिस्कस। जी यार ये ना इसको ऊपर कर दो जितना होता है।
और चलो ठीक। या फिर वो रूम टेम्परेचर उससे कम होगा तो वो फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। चले तो पढ़ाई पे गौर करें ना, गर्मी पढ़ाई की आएगी फिर भूल जाएंगे ऐसे। अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है? हाँ जी, जनवरी से दिसंबर। हाँ जी, क्या कर अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर चल रहा है। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स और ये जो क्या है ना अंडर ईच हेड, इसका मकसद ये है कि बैलेंस शीट में तो यही हेड्स होते हैं, एसओसीआई में भी बताना पड़ेगा कि क्या है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्या है जो एडमिन एक्सपेंसेस में, क्या है जो सेलिंग एक्सपेंसेस में। ये मुराद है अंडर ईच हेड। तो इसलिए वरना एसओसीआई का फॉर्मेट अगर मांगा हो तो जो भी एक्सपेंस इनकम है सिंपली इनको लिस्ट डाउन कर दें, लेकिन चूंकि वो कह रहा है अंडर ईच हेड तो इसलिए फिर यहां पर हम बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना आएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितना आएगा। ये मुराद है अंडर ईच हेड से। इनकम स्टेटमेंट की क्या चीजें होंगी इस सवाल के अंदर? डेप्रिसिएशन होगी, फिर इसके अलावा वो खर्चे जो हमने एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किए, वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किए तो उनमें से एक्सपेंस होंगे, वो यहां पर आएंगे। इसी तरह से ये जो अपग्रेड किया है ये एक्सपेंस है कि कैपिटलाइज होगा? ये कैपिटलाइज होगा। तो जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगी और जो बाकी खर्चे कॉस्ट में शामिल नहीं किए वो भी एक्सपेंस बनेंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। और ये इस सवाल में थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट, मुश्किल तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो ट्रिकी पॉइंट है वो है ये वाला जो मेंटेनेंस है। ये जरूर अगर आपने सवाल किया हो तो इसमें मसला होगा, बाकी में नहीं होगा। इसलिए मैं बाकी आप डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट कर चुके तो फिर मैं आइटम्स क्विकली रिव्यू कर देता हूं। जब मशीन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो लिस्ट प्राइस उसमें शामिल होगी, वहीं से तो बात शुरू होगी। फ्रेट चार्जेस, ये ट्रांसपोर्टेशन टाइप चीज होती है, ऐड होंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी। स्टाफ ट्रेनिंग ये ऐड नहीं होगी। जब ऐड नहीं होगी तो उसका मतलब है ये एक्सपेंस में आएगी। और किस साल में? कितना? 351,000। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ये टेस्टिंग कॉस्ट है, ये बिल्कुल कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। फिर उसके अलावा मेंटेनेंस है, ये समझाता हूँ। उसके अलावा आरवी है, ये तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए है। ट्रेड डिस्काउंट ये लिस्ट प्राइस में से लेस होगा। सेटलमेंट डिस्काउंट ये एसेट में से लेस नहीं होगा, ये एक अलहदा से अदर इनकम बनेगी। अच्छा, चूंकि वो हेड्स अलग करने थे तो ये एडमिन में अलहदा से आ जाएगा। ये अंडर ईच हेड का मतलब है। तो जो स्टाफ ट्रेनिंग है वो यहां पर आ जाएगा। क्या था? 351। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आ सकता है। अच्छा, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? आप लोगों ने चूंकि अभी तक ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ा हुआ है ना, इंट्रो के अंदर जितनी भी टूटी फूटी इंट्रो पढ़ी है, तो उसमें आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स पढ़ी हुई है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस वो वेजेस जो थी वो भी एक्चुअली परचेजेस से रिलेटेड थी, वो उन लोगों की थी जो लेके उठा के लोडिंग अनलोडिंग में होते हैं इस्तेमाल। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हो ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसे इस सवाल की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड मशीन खरीदी है फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये चीज आप लोग, आप में से कुछ शक्लें हैं जो कॉस्ट भी पढ़ रही हैं। जब आप कॉस्ट पढ़ लेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये होता है कि फैक्ट्री के सारे खर्चे, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, ये भी सब कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होते हैं। इससे पहले आपने जो पढ़ी होगी ना इनकम स्टेटमेंट, वो ट्रेडिंग बिजनेस की थी, तो उसमें गुड्स खरीद के बेचनी होती हैं। वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा उसके फैक्ट्री के, प्रोडक्शन के सारे खर्चे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स ही का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो इसलिए चूंकि बहरहाल ये फैक्ट्री के लोगों का खर्चा है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आ सकता था। एडमिन में लिख दिया वो भी ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ सकता था। और ये जो मशीन है इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी मेंटेनेंस, ये सब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फैक्ट्री के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनेंगे। होता है, ऐसे ही होता है। जिस दौर का ये सवाल है उस दौर में बच्चों ने इन्वेंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा होता था,
इसलिए इस सवाल में उनको ये बात पता होगी कि ये मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। अब FAR 1 में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए उम्मीद नहीं है कि अब इस तरह की चीज टेस्ट होगी। ये 2016 जब का सवाल है ना, तब इन्वेंट्री होती थी सिलेबस में और स्टूडेंट्स ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की भी इन्वेंट्री पढ़ी होती थी, तो वो इस तरह के बाकी सवालों के अंदर वो कौन सा मिक्स कर देते थे। अब नहीं होगा ऐसा। तो अगर आपको ये बात हजम नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप बदहजमी रखें, कॉस्ट में हो जाएगी हजम। जी, बिजनेस के सारे खर्चे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा बिजनेस चलाने के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। कॉस्ट ऑफ सेल होता है जो चीजें हमने बेची वो हमें कितने की कॉस्ट की थी। अगर खरीदी है तो उनका खरीदना कितना कॉस्ट किया था, अगर बनाई थी तो उनको बनाना कितना कॉस्ट किया था, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो फैक्ट्री में चीजें बन रही होती हैं, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा रहे होते हैं। फर्नीचर वो तो एसेट है। तो आपके अब FAR 1 में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, इसलिए ये आपकी टेंशन नहीं है। आप इस वक्त इसको सिर्फ ऐसे देखें कि ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस की फिगर्स कैसे निकालनी है, वो फिगर्स हम सीख लें इस सवाल से। जिस दौर का ये सवाल है उस दौर के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अब आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और क्या है जी, हाँ वो सेटलमेंट डिस्काउंट, ये अदर इनकम है। कितना डिस्काउंट मिला था और वो भी कब मिला था, किस साल में? 2013 में जब खरीदा था, तो इसलिए वो 2013 वाले कॉलम में ही आएगा। कितना बना? 262। ये कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी, देखें लिस्ट प्राइस है 9200। निगोशिएट करते करते हमने इसमें से सप्लायर से पैसे कम करवाए, कितने? 5%। कितने बन गए? 460। अब सप्लायर से पैसे कम होने के बाद उसको देने ही हमने कितने थे? 874। इतने पैसे हैं जो सप्लायर को देने थे। तो अब सप्लायर कह रहा है कि जल्दी पैसे दोगे तो 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 तो कितने पैसे जल्दी देने थे तो 3% डिस्काउंट मिलना था? तो इसलिए इनका 3% डिस्काउंट मिला था, तो इसका 3% ये बनता है। ये 2013 में अदर इनकम बन जाएगी। इस 2622 की कैलकुलेशन पे एतराज? आप क्लास में होते हैं रोज? सेटलमेंट डिस्काउंट क्या? ये जो बाकी सारी लिस्ट है ये भी उसी दुकानदार को दे रहे हैं हम खर्चे, जिससे ये जो मशीन जिससे खरीद रहे हैं, जिसने इसकी प्राइस बताई है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उसी को ही देने होंगे पैसे, फ्रेट चार्ज भी उसी को देने होंगे? नहीं, दुकानदार से तो बस खरीदी है चीज, तो वो डिस्काउंट तो उसी बात के देगा जो पैसे उसको देने थे, तो इसलिए इसके ऊपर लगेगा 3%। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए यहाँ स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा था कि पहले प्लांट मशीन की टोटल कॉस्ट निकाल लें और वो जो टोटल कॉस्ट बने उसके ऊपर 3% क्यों नहीं लगा रहे? तो हमने डिस्काउंट उससे लेना है जिससे मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने वाले से हमने इतने पैसे तय किए हैं, तो इसके ऊपर डिस्काउंट देना। फिर उसके अलावा मशीन आर्स आ गए डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, और फिर ये जो 1753 खर्च किया ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, वो उधर नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। और फिर एस्टीमेट इससे चेंज हो गया क्योंकि खर्चा किया है, तो इसका ताल्लुक भी सारा का सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से। इनकम स्टेटमेंट में अब रह गई 2 चीजें, एक डेप्रिसिएशन जो आप कर चुके और उसमें आपको कोई मसला नहीं है, और शर्म करें अगर मसला डेप्रिसिएशन है। कितना? 1720000, इधर 264, ये भी गलत है। डेप्शन में कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन 15333, 2470933, 1195। जिन्होंने भी किया है डेप्रिसिएशन में कोई मसला नहीं है। मेंटेनेंस वाला पॉइंट समझ लें। ये ना ACC का एक सवाल था और ये उससे मुतासिर होकर इंस्पायर होकर सवाल बनाया था। उस सवाल में ना क्लियरली लिखा हुआ था, वो जो ACC का सवाल था, नहीं सॉरी, क्लियरली नहीं लिखा हुआ था। उस सवाल के अंदर इसकी ट्रीटमेंट जो की थी ICAP के सोल्यूशन से डिफरेंट की, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। ये जो
मेंटेनेंस के लिए 5,28,000 के बारे में लिखा हुआ है, परचेज ऑफ अ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी मेंटेनेंस वाले से और टोटल 3 साल के लिए 5,28,000 तय हुए हैं। इसके दो तरह से मतलब लिए जा सकते हैं, एक वो जो आईकेप के सोल्यूशन में है वो भी ठीक है, और एक वो जो मैंने कहा ओरिजिनली एसीसी का सवाल था। हमने 3 साल में मेंटेनेंस करवानी है ना, तो जरूरी तो नहीं है कि 5,28,000 सारा पहले ही दिन दे दें। सिर्फ परचेज ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब नहीं है, हो सकता है उससे तय हुआ हो कि हर साल तुम्हें डिवाइड बाय 3 पैसे देते जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो जो एसीसी का सोल्यूशन था उसमें यही किया हुआ था कि इसको 3 साल में बांट के हर साल बस एक्सपेंस बनाया हुआ था। इस सवाल में अजम्पशन ये है कि ये सारा का सारा पहले ही पे कर दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करे, आपको इस 5,28,000 के बारे में ना अगर ये ठीक लग रहा है कि सारे पैसे एक साथ दे दिए तो वो जो अब समझाऊंगा, और अगर आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं 3 पे डिवाइड करें क्या बनता है, हर साल 176 की सर्विस लेते थे, पैसे देते थे, फिर सर्विस लेते थे, फिर पैसे देते थे। अगर आपको ये ठीक लग रहा है ये भी ठीक है, लेकिन नोट लिख देना। जब भी सवाल में कोई ऐसी चीज हुआ करेगी ना जो थोड़ी सी आपको एम्बिगुअस लग रही होगी, तो आपको उसको नोट लिख के बताना पड़ेगा कि इसका ये मतलब मैं यूज कर रहा हूं। तो अगर आपके बात में दम होगा तो वो सही माना जाएगा। बहरहाल इस सवाल में इसको ऐसे डील किया गया था कि ये सारे पैसे पहले दिन दे दिए। अच्छा, जब सारे पैसे पहले दिन दे दिए तो ये तो एक प्री पेमेंट हो गई। एक्सपेंस कितना बनना चाहिए, 5,28 एक साथ नहीं, 3 साल फैला के, तो एक्सपेंस में तो 3 साल फैला के 176 बनेगा। ये हो गई इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स अंडर ईच हेड। असल में मशीनों की मेंटेनेंस है ना, तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो मैंने कहा फैक्ट्री के सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए वो कॉस्ट ऑफ सेल करता होता है। जब कॉस्ट पढ़ लेंगे ना तो उसमें चीजें बड़ी डिटेल से हो जाएंगी डिस्कस। इस सवाल में आपके लिए ये टेंशन वाली बात नहीं है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें ऐसे ही होता है। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है तो आपका फोकस अभी इस हेडिंग की बजाय इन अमाउंट्स पे है। ये अमाउंट्स आपको पता हो कि कैसे निकली, इन सारी अमाउंट्स में कोई और परेशानी नहीं। इसी तरह से मशीन की अगर आपने कॉस्ट सही निकाली है तभी तो डेप्शन ठीक निकाली है, तो अब आप इसकी बुक वैल्यू भी सही निकाल सके होंगे और आपको उसमें भी कोई एतराज परेशानी नहीं होगी। 2013 की कैरिंग अमाउंट 9 ये हो गई मशीन। अब ये मेंटेनेंस वाली बात समझें। ये जो मेंटेनेंस का 5,28,000 सारा का सारा पहले ही पैसे दे दिए, लेकिन इसको एक्सपेंस बनाना है 3 साल में फैला के, ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस। और आपने इंट्रो में शायद ये चीज सीखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अब बता रहा हूं कि वो रिसीवेबल जिससे पैसे मिलने ही साल बाद हैं कहीं जाके, वो नॉन करंट एसेट है। वो रिसीवेबल जिससे पैसे अगले साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे, करंट एसेट है। वो पेएबल जिसको पैसे देने ही साल से ज्यादा बाद है, नॉन करंट है। वो पेएबल जिसको पैसे साल के अंदर अंदर दे देने हैं, करंट है। कुछ पेएबल रिसीवेबल्स ऐसे होते हैं जिनको पैसे हमने इंस्टॉलमेंट्स में देने होते हैं, तो उनमें से वो पैसा जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगा वो करंट में शो किया जाता है, और जो उससे आगे जाएगा वो नॉन करंट में शो किया जाता है। ये बात पता है कि नहीं? नहीं पता? अब पता चल गई। मैंने कहा है कि अगर कोई रिसीवेबल है जिससे पैसे मिलने ही साल के बाद जाके हैं तो वो नॉन करंट है, और अगर अगले साल के अंदर अंदर मिल जाने हैं तो करंट है। वो पेएबल जिसको पैसे देने ही साल बाद जाके हैं, साल बाद से भी प्लस, वो नॉन करंट है, और जिसको अगले 12 महीने के अंदर पैसे देने हैं वो करंट है। अच्छा, ये कब से गिनना है? अगले 12 महीने उसके बाद ईयर एंड पे खड़े होके, ईयर एंड पे खड़े हो, देखें पेएबल रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिखाने हैं ना, तो ईयर एंड पे खड़े हैं। वो पेएबल जो अगले 12 महीने में नहीं होना, उसके बाद जाके पे होना है, नॉन करंट है, और जो अगले 12 महीने के अंदर पे हो जाना है, करंट है। वो रिसीवेबल जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, करंट है, और जो उसके बाद जाके मिलेगा, नॉन करंट है। लेकिन कुछ रिसीवेबल्स पेएबल्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में मिल जाएगा, वो हिस्सा करंट। जैसे अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ 300 का, इसमें से उसने हर साल 100 वापस करते जाना है,
तो एसेट 300 है, लेकिन जो अगले 12 महीने में मिल जाएगा वो करंट में शो होगा, और जो बाकी 200 है ये नॉन करंट में शो होगा। सेम लोन जो लायबिलिटी है उसके लिए भी ऐसा ही है। IAS 23 पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज रिपीट होगी आके। जी जी, अब अगला ईयर जब ऐड आएगा तो 200 रह गए होंगे बाकी, उनमें से 100 करंट 100 नॉन करंट। तो ये आगे हमने ना IAS 23 पढ़ना है, ये बात उसमें भी आएगी। IAS 20 पढ़ना है, उसके अंदर भी इस चीज का जिक्र आएगा जो आज समझाने लगा। ये तो हो गया पेएबल रिसीवेबल। कुछ ऐसी प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम्स होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंस खर्चा कर दिया, एक्सपेंस अभी नहीं बनाया। एडवांस इनकम पैसे मिल गए हैं, इनकम अभी नहीं बनाई। तो कुछ ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम्स ऐसी होती हैं जिनके पैसे चूंकि मिल गए या दिए गए, तो प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस इनकम हम बना चुके हैं, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता ओवर सम ईयर्स वो इनकम या एक्सपेंस बनना है। तो फिर ऐसी प्रीपेमेंट्स और एक्सपेंसेस, ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम्स को करंट नॉन करंट में तोड़ना पड़ता है। अगर हमने अपने किराएदार से, वैसे तो ये लीजेस वाली बात बता रहा हूं जो आप लोग FAR 2 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी खैर बच्चे आपको समझा देता हूं, मतलब बेवकूफ बना देता हूं। अगर एडवांस रेंट पकड़ लिए, रेंट में मिसाल दे रहा हूं समझने में आसान है, अदरवाइज ये लीजेस एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं। अगर हमने अपने किराएदार से रेंट एडवांस में ले लिया है 300 और ये 3 साल का एडवांस हम किराया ले चुके हैं, तो हम सारे को अभी ही इनकम कह देंगे? नहीं, ये हमारे लिए एक एडवांस इनकम है। अब इस एडवांस इनकम में से हर साल 100 इनकम बननी है। तो जब पहला ही साल अभी एंड ही हुआ है और उसी वक्त एडवांस 300 पड़ा हुआ है, तो अब हम करेंगे ये कि इस एडवांस को नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में तोड़ के बताएंगे। लायबिलिटी कहां से आ गई? एडवांस इनकम है तो लायबिलिटी होती है। तो वो जो अगले 12 महीने में इसमें से इनकम बन जाएगी वो करंट और बाकी नॉन करंट। देखें, लोन पेएबल रिसीवेबल में तो ये बात समझ आती है कि जो पैसा अगले 12 महीने में रिसीव हो जाना है, पे हो जाना है, वो तो करंट नॉन करंट ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ एडवांस इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि कुछ साल के टोटल हैं, उनके साथ भी यही मामला होता है कि इस इनकम में से जितना अगले 12 महीने में इनकम बन जानी है वो करंट और बाकी नॉन करंट। यही मामला इस सवाल में इस 5,28,000 के साथ होगा। इस 5,28,000 की पेमेंट हो गई सारी, तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। इस 5,28 में से 2013 में कितना एक्सपेंस बन गया? अब बाकी प्रीपेड कितना रह गया? तो 2013 की बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस 352 आएगा, लेकिन इसने अभी कितने और साल में एक्सपेंस बनना है? 2 साल में। तो वो जो इससे अगले 12 महीने में एक्सपेंस बन जाना है वो करंट एसेट में आएगा, और जो उसके बाद चलेगा वो नॉन करंट एसेट में आएगा। तो यही वजह है कि 2013 की बैलेंस शीट बनाते हुए टोटल हमने दिया 5,28, इसमें से 2013 में जो इनकम बन गई बाकी रह गया 352। 2014 में इनकम बन जाएगी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस बन जाएगा, बाकी रह जाएगा 2015 में एक्सपेंस बन जाएगा, इनकम नहीं एक्सपेंस, उसमें एडवांस इनकम बोल रहा था ना, एक्सपेंस। ये होना है इस 5,28 के साथ। जब हम 2013 के एंड पे खड़े हुए होंगे तो हम यहां खड़े हैं, ये तो बन गया ना एक्सपेंस, हम यहां खड़े। ये है प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन इसमें से अगले साल कितना एक्सपेंस बन जाना है? तो ये करंट होगा और उसके बाद जो चलेगा ये नॉन करंट होगा। तो 2013 की बैलेंस शीट के अंदर हम यहां पर प्री पेमेंट्स लिखेंगे, यहां भी प्री पेमेंट्स लिखेंगे, यहां खड़े हम। जो अगले साल एक्सपेंस बन जाना है वो करंट में, और जो उसके बाद जाना है वो नॉन करंट। दो 2014 की बैलेंस शीट यहां खड़े हम, जो अगले 12 महीने में एक्सपेंस बन जाना है और जो उसके बाद जाना है जो कि कोई नहीं है, और ये 15 पे खड़े हम, कुछ भी नहीं।
हाँ जी, आप पूछ रहे थे कुछ। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जिन्होंने पूरा क्वेश्चन ट्राई किया था, किसी से पूरा सही हुआ हो? सही हो गया सारा, चलो शाबाश। इनकम स्टेटमेंट नहीं मिली, अब बताएं इसमें जो पूछना है। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया था, भूल गए थे या लिफ्ट ही नहीं कराई थी, अब मैंने सारा तो डिस्कस कर दिया डेप्रिसिएशन के अलावा। अब बताएं इसमें जो मजीद पूछने वाली बात है जी। पे कर दिया, हाँ हाँ। 5/28 हमने सब एडवांस पे कर दिया, ठीक है। अब ये चूंकि अगले 3 साल से रिलेटेड है तो ये सारा का सारा प्री पेमेंट है। नहीं, 3 साल में किया है तो पे तो कर दिया है, तभी तो प्री पेमेंट रखा हुआ है इसको। पे किया है तभी तो प्री पेमेंट कहा है इसको। अगर हम 176 हर साल सर्विस ले रहे होते और 176 दे रहे होते तो फिर तो कोई प्री पेमेंट ही ना होती ना, फिर तो ये आता ही ना। कर दिया, अब वाकई किया है, हो गया। क्योंकि हम जिसको ये पैसे दे रहे हैं वो हमें सर्विस 3 साल में दे रहा है, तो मैचिंग है ना। हम 3 साल की सर्विस के पैसे एडवांस दे रहे हैं तो एक्सपेंस तो 3 साल में बनेगा। चलें, डन सवाल। हो गया, चलिए। अगर सवाल में डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो एक्सचेंज, मैंने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की हेडिंग दी हुई है तो एक्सचेंज के टॉपिक पे चल रहा हूं। एंट्री, अगर क्वेश्चन में डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड हुई तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की एंट्री क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ा रहा हूं और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स ही की मैंने कैलकुलेशन भी करा दी, छोटी मोटी प्रैक्टिस भी हो गई। अब बता रहा हूं कि अगर इसकी डबल एंट्री सवाल में रिक्वायर्ड होती तो इसकी एंट्री क्या होगी। अकाउंटिंग के एतबार से 2 काम हो रहे हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। पुराना एसेट बेच रहे हैं, वो बुक्स में से निकल रहा है, और नया खरीद रहे हैं, वो बुक्स में आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको डिस्पोजल की बताई थी ना कि असल में 3-4 एंट्रीज होती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड एंट्री काफी है। तो इसी तरह से ना एक्सचेंज में भी 3-4 एंट्रीज होती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपाउंड काफी है। डिपेंड करता है कि एसेट अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहा है। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये होता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बन रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट नहीं बन रहा है।
अगर एक्यूमुलेटेड अकाउंट नहीं बन रहा तो अब देखें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, नया एसेट खरीद रहे हैं, वो हो जाएगा डेबिट। अच्छा, ये न्यू का वर्ड मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना न्यू प्लांट का अकाउंट नहीं होता, अकाउंट तो प्लांट का होता है, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो नया एसेट खरीद रहे हैं वो प्लांट या मशीन या फर्नीचर जो भी है, वो फर्नीचर या प्लांट या मशीनरी डेबिट। कितनी अमाउंट से? जो उस नए की कॉस्ट कल निकालनी सीखी थी। और क्या हो रहा है, पुराना एसेट जा रहा है तो उसको लाफिज कर देंगे किस अमाउंट पे? नेट बुक वैल्यू पे, क्योंकि उसकी बुक्स में वैल्यू आ ही नेट बुक वैल्यू नहीं। और क्या हो रहा है, कैश या तो पे हो रहा होगा या रिसीव हो रहा होगा। लेट्स से पे हो रहा होगा तो कैश क्रेडिट, अगर पे हो रहा है तो, और अगर रिसीव हो रहा है कैश तो डेबिट होना होगा। और फिर इस एंट्री में, अगर इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इस एंट्री को बैलेंस करके पता चल जाएगा या तो वो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा या वो गेन ऑन डिस्पोजल होगा। ट्रेड इन अलाउंस किधर आया? इस एंट्री में ट्रेड इन अलाउंस किधर गया? वो ट्रेड इन अलाउंस है, नेट बुक वैल्यू से वो एसेट क्रेडिट हुआ है। पूछ रहा हूँ ट्रेड इन अलाउंस किधर आया? वो ट्रेड इन अलाउंस है। नहीं, ट्रेड इन अलाउंस की अमाउंट से एसेट कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं। असल में 4 एंट्रीज होती हैं। वो जब 4 एंट्रीज होती है ना, उनमें होती है ट्रेड एंड अनाउंस की एंट्री। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप ना लिखना चाहें तो ना लिखना, कोई मसला नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी है। मैं आपको वैसे ही सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि असल में होती हैं 3-4 एंट्रीज। एक एंट्री होती है पुराने एसेट को बुक्स में से निकालते हैं और उसको डाल देते हैं डिस्पोजल नामी अकाउंट में। फिर जो नए एसेट के खरीदने की एंट्री होती है, नया एसेट होता है डेबिट, कैश होता है क्रेडिट, और डिस्पोजल नामी अकाउंट होता है क्रेडिट। ये जो एंट्री होती है ना, ये ट्रेड इन अलाउंस से होती है। और फिर ट्रेड इन अलाउंस से ये एंट्री हुई, ये एंट्री होती है पुराने की बुक वैल्यू से। और फिर तीसरी एंट्री होती है जिसमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो डिस्पोजल नामी अकाउंट हो जाता है डेबिट और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो जाता है क्रेडिट। असल में ये 3 होती हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप इन सबको निचोड़ लें, आपस में मिला लें, तो डिस्पोजल कैंसिल हो जाएगा, पीछे वही बच जाएगा जो वहां लिखा है। तो इसलिए एग्जाम क्वेश्चन के अंदर अगर एंट्रीज पूछी हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, ये काफी है जी। ट्रेड इन अलाउंस जी, या चलो सिचुएशन 3 कह लें, जिसमें पुराने एसेट की कोई फेयर वैल्यू तो बहरहाल लग रही है ना, फेयर वैल्यू। जो सिचुएशन 3 थी उसमें भी यही एंट्रीज ही हो रही होंगी, उसमें भी कैश आ जा रहा होगा। सिर्फ पहली और दूसरी सिचुएशन के अंदर पुराना एसेट क्रेडिट, नया एसेट डेबिट। ये कैश वगैरह कब आ जा रहा होगा? तीसरी चौथी सिचुएशन के अंदर। पहली दूसरी में क्या हो रहा था? कोई कैश नहीं था, कोई प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं था। अगर एंट्री हुई भी तो क्या होगी इसकी? नया एसेट डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट। तो इसलिए जो मैं आपको अकाउंटिंग बता रहा हूं, ये वो तीसरे चौथे सिचुएशन की बता रहा हूं। और अगर एसेट एक्यूमुलेटेड अलहदा अकाउंट मेंटेन होता है तो नया एसेट डेबिट, पुराने की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पुराना एसेट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? अब कॉस्ट से है वो कॉस्ट, या जब हम लोग रिवैल्यूएशन पढ़ लेंगे तो कॉस्ट की जगह रिवैल्यूड अमाउंट आ जाएगा। और मैं सिर्फ इन मिसालों में कैश क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर कैश पे ही हो रहा होगा। अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और फिर इसमें प्रॉफिट या लॉस आ जाता है।
ये होती है एक्सचेंज की डबल एंट्रीज। अभी तक जितनी भी यहां इस चैप्टर में चीजें पढ़ी हैं वो सब मैं एक एसेट की बात कर रहा था। एक एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, लाइफ, डेप्रिसिएशन, एस्टीमेट चेंज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल, एक्सचेंज। अब कराने लगा हूं, है वही जो पहले से पढ़ चुके, अब कराने लगा हूं कि हो सकता है हमें पूरी क्लास ऑफ एसेट का टी अकाउंट बनाना पड़ जाए। देखें, फर्नीचर एक क्लास है, तो टी अकाउंट फर्नीचर का बना होगा। टी अकाउंट एक चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर का अकाउंट अलग अलग नहीं बन रहा होगा, अकाउंट फर्नीचर का होगा। तो जब पूरी क्लास का अकाउंट बन रहा होगा तो फिर उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन किसकी आ रही होगी, वो भी पूरी क्लास सारे एसेट्स की आ रही होगी। तो अब सवाल में वो पूरी क्लास की डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है ये सीखते हैं। हैं जी, क्या वो देखते हैं ना, सीखते हैं। ये जो अब मेहनत होने लगी है ना, ये असल में मैं आपको करा तो टी अकाउंट की शक्ल में रहा हूं, लेकिन ये है मेहनत जो ऑफिशियली अब जब स्केड्यूल पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, वहां ये मेहनत काम आनी है। जो अब तक सीखा था वो अब सारा नॉलेज इस्तेमाल होगा, लेकिन अब ये सारा काम हम पूरी क्लास ऑफ एसेट्स के लिए कर रहे होंगे। पहले जितना कुछ पढ़ा था वो एक इंडिविजुअल एसेट के लिए कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज जो आप याद ही रख लीजिएगा कि टी अकाउंट्स में क्या क्या आ रहा होगा, और उनमें से भी मैं पहले आपको बता रहा हूं। जो एंट्रीज अब तक पढ़ी हैं वही एंट्रीज सिर्फ समराइज करके मैं अब आपको अकाउंट के फॉर्मेट्स की शक्ल में दिखा रहा हूं। एक होगा एसेट के नाम का अकाउंट, यानी क्लास का अकाउंट होगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम का एक अकाउंट होगा। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा। क्या क्या होगा इस फॉर द ईयर अकाउंट में? सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस होगा, किस साइड पे? डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले इसका एक बीडी बैलेंस होगा, और बीडी बैलेंस होगा, ये क्या होगा? जितने एसेट साल के पिछले साल के एंड पे मौजूद थे उन सब की टोटल कॉस्ट। और साल के दौरान इसमें क्या क्या डेबिट क्रेडिट होगा? जो नया एसेट इस साल खरीदा होगा, एडिशन कह लें उसको, तो डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट? डेबिट। अच्छा, अभी जो एडिशन मैंने लिखा है ना, इससे मेरी मुराद नया खरीदना भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना भी है। और क्या हुआ होगा? डिस्पोजल, क्रेडिट। और इसकी कौन सी अमाउंट है जो इस साइड पे आएगी? कॉस्ट। जितने का बेचा नहीं, कॉस्ट, यानी जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। और इस अकाउंट में कुछ नहीं होगा, ये आ जाएगा यहां सीधी। ये एसेट की क्लास का अकाउंट है, और जो एक्यूमुलेटेड का अकाउंट होगा इसमें भी साल के शुरू में बीडी आ रहा होगा, किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। और इसमें क्या क्या? जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी वो इस साइड पे आएगी। और जब एसेट बेचेंगे, अभी अभी एंट्री लिखी थी जो मिटा दी, एक्यूमुलेटेड डेबिट हो रही होगी उसमें, तो इस साइड पे बिकने वाला एसेट आ रहा होगा। क्या अमाउंट आ रही होगी इसकी? उस बिकने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी। और इसमें सीडी, और बेशक मैंने डबल एंट्री आपको कंपाउंड करके दिखाई है, लेकिन टी अकाउंट्स की हद तक ये आपको पता हो कि एक ना डिस्पोजल अकाउंट भी बनता है इसके लिए। और उस डिस्पोजल अकाउंट में अगर हम डेबिट क्रेडिट साइड देखें
तो इस डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे वो एसेट जो बेचा उसकी कॉस्ट आ रही होगी, कौन से एसेट की कॉस्ट आ रही होगी, जो बेचा है। और क्रेडिट साइड पे, और ये देखें असल में हो क्या रहा है, डिस्पोजल डेबिट, ये एसेट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट एक एंट्री का है, एक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये असल में एक एंट्री का डेबिट क्रेडिट। फिर इसमें जितने का बेचा वो यहां डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? कैश डेबिट, वो मैंने एंट्री वहां लिखी थी कल परसों तरसों, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। या फिर अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट है तो न्यू एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल मैंने भी वहां एंट्री लिखी थी, किस अमाउंट से क्रेडिट किया था, डिस्पोजल का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया था ट्रेड एंड अलाउंस से, यानी जो पुराने की सेल वैल्यू लग रही है ये वो है। और फिर इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर या तो वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता है या लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आ रही है तो ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, और अगर इस साइड पे आ रही है तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। ये जो मैंने टी अकाउंट सामने बनाए ना, है ये उन्हीं डबल एंट्रीज का निचोड़ जो आज तक इस चैप्टर में पड़ी थी, ये हैं उन्हीं डबल एंट्रीज के ही। अगर आप उनको पोस्ट करेंगे तो टी अकाउंट की कुछ ये शक्ल बनेगी, लेकिन अब आप इस शक्ल को याद रख लें। और अब हम इसके बनाने की डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं कि आपको इस अकाउंट में अगर चीजें पुट करनी पड़े तो वो चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही होंगी। अगर एसेट ग्रॉस अमाउंट पे मेंटेन होता है, यानी एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलहदा मेंटेन होता है, तो इसको नोट कर लें। फिर नेट बुक वैल्यू वाला बताता हूं। चलो यार अलग बना देता हूं। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का काउंट होगा? नहीं। इस अकाउंट में क्या क्या आ रहा होगा? बीडी बैलेंस होगा। अच्छा, वो जो बीडी बैलेंस होगा वो साल के शुरू में जितने एसेट्स मौजूद हैं, यानी पिछले साल के एंड पे जितने मौजूद थे, उनकी पिछले साल के एंड तक कितनी बुक वैल्यू थी, वो ये है। एडिशन, ये कॉस्ट ही होगी क्योंकि नया तो नया ही होगा। डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू यहां होगी? नेट बुक वैल्यू। और इस अकाउंट में क्या होगा? डेप्रीसिएशन होगी। इसमें क्यों आ रही है डेप्शन? क्योंकि एक्यूमुलेटेड अकाउंट अलग से नहीं बन रहा, तो फिर इसी में ही आना है। और फिर एक सीडी आ रहा होगा, और ये भी साल के एंड पे बचे हुए एसेट्स की बुक वैल्यू होगी। और चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट नहीं है, तो अब डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर इस साइड पे कॉस्ट ऑफ एसेट की बजाय, और ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, और बाकी डिस्पोजल अकाउंट में चीजें वही हैं। सेल वैल्यू होगी, पुराना जितने का बिक रहा है, इस साइड पे डिफरेंस है तो वो प्रॉफिट है,
इस साइड पे है तो वो लॉस। नोटेड। अच्छा, अब इसमें थोड़ा मुश्किल काम ये होता है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है। अब इतने सारे एसेट्स हैं तो कैसे कैलकुलेट करनी है, इसकी करते हैं प्रैक्टिस। सवाल लिखवाता जाऊंगा, सॉल्व करते जाएंगे, मैं करूंगा फिर आप कर रहे होंगे, इस तरह से इनकी प्रैक्टिस अपन करते हैं। पहले करते हैं स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस। और स्ट्रेट लाइन में भी पहले मैं फुल ईयर की प्रैक्टिस कराता हूं, फिर टाइम प्रोपोर्शनेट की कराता हूं। लेकिन सवाल balances as at 1st जनवरी 21, balances as at 1st जनवरी 21, बैलेंसेस बता रहा हूं। प्लांट है मशीनरी का, 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस का बैलेंस है 480,000, 4,80,000 रुपए, 480,000। On 30th April 2021, a new asset was purchased. क्या है ये, मैंने प्लांट मशीनरी बताया। हाँ, a new plant was purchased on 30th April 2021. A new plant was purchased for 6 लाख रुपए। On 30th September, next step, on 30th September 2021, an old plant, on 30th September 21, an old plant costing 240,000, 2,40,000, 240,000 was sold। ये अभी ओल्ड प्लांट की बात चल रही है। इट हैड बीन परचेज्ड ऑन 1st July 2018, 1st July 2018। Depreciation is charged at 10%, using straight line method,
रिक्वायर्ड है मुझसे। ये प्लांट और एक्यूमुलेटेड का अकाउंट रिक्वायर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर एंडिंग। प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट रिक्वायर्ड हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। इफ, अब इफ के बाद पार्ट ए, दोबारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। इफ, अब इफ के बाद पार्ट ए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फुल ईयर बेसिस, depreciation is charged on full year basis, or B, depreciation is charged on time proportionate basis. अच्छा, अगर ये फुल ईयर और टाइम प्रोपोर्शनेट ना बताया हो तो टाइम प्रोपोर्शनेट। ये काम किया हुआ इंटर में वैसे एक साल किया। मैं कर रहा हूं पहले फुल ईयर बेसिस पे। 1 जनवरी 21 बीडी कितना, 1 जनवरी 21 बीडी 480,000। और क्या क्या ट्रांजेक्शन? एडिशन है कब? 30 अप्रैल 21 को एडिशन है 6 लाख। $240 और बस। तो इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का सीडी बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 21। सीडी बैलेंस 1860। अकाउंट का सीडी बैलेंस क्या जी? अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो, या नाम आप कह रहे हैं एडिशन की जगह कैपेक्स यूज कर लें, ज्यादा बेहतर वैसे एडिशन है, क्योंकि मैं ना उसी पैटर्न पे ये काम भी करा रहा हूँ, उसी पैटर्न पे वर्ड भी यूज कर रहा हूँ जो आगे चल के मैंने डिस्क्लोजर्स में यूज करवाने, इसलिए एडिशन। एक्यूमुलेटेड डेप्शन में और क्या आएगा? एक तो जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ 30 सितंबर पे, उसकी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? करें कैलकुलेट। फुल ईयर पे कर रहा हूँ सवाल, करें कैलकुलेट। जो एसेट बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड करें कैलकुलेट। जी 4 बनते हैं। हाँ जी, कितने साल? खरीदा कब था? 2018 पूरा काउंट होगा, 2019 पूरा काउंट होगा, 2020 बस, 2021 में तो बेच रहे हैं भाई। फुल ईयर बेसिस में अगर साल के एंड पे एसेट मौजूद हो तो पूरी हाजिरी लग जाती है, नहीं है तो उस साल की कोई डिडक्शन नहीं होती।
तो इसलिए 3 साल डेप्रिशिएट हुआ था बस। 240,000 वाला एसेट 10% करता करता 3 साल डेप्रिशिएट हुआ। कितना? 70। और इस अकाउंट में क्या आएगा? 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब पूरी क्लास की डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करें? हाँ जी, कितने एसेट्स हैं? पता नहीं कितने, 2 एसेट हैं। बीडी पता नहीं 15-20 हो, तो फिर एसेट तो 2 नहीं है। बीडी पता नहीं कितने एसेट्स हैं, तो कैसे कैलकुलेट करूं डिडक्शन? बीडी पे रेट लगा दो। बीडी पे रेट लगा दिया तो इस बीडी में 240 नहीं है, तो उस पे लगनी है डिडक्शन? नहीं। तो इस 15 में से 240 निकाल दें। अच्छा, और एडिशन ऐड कर लें, और इस पे कितने महीनों की डिडक्शन लगा दें? पूरे साल की। तो फिर इसका एक आसान काम करते हैं। ये क्या है 1860? जो जाना था वो जा चुका, जो आना था वो आ चुका। इसमें लगा देते हैं रेट। तो फुल ईयर बेसिस में अगर साल के एंड पे जो क्लोजिंग एसेट्स हैं उन्हीं पे रेट लगा दें तो बस ये आ गई पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो 1860 पे 10% लग जाएगा। कितना? 186। देखिए ये 1860 ऐसे ही तो निकला है, जो डिस्पोज ऑफ होना था वो हो चुका है, जो एडिशन था वो हो गया है। तो फुल ईयर बेसिस पे फिर हम ये याद रख लेते हैं, और बिल्कुल पक्की बात है याद रख लेते हैं कि फुल ईयर बेसिस में जो सीडी है कॉस्ट का, उसी पे डेप्रिसिएशन लगा दें पूरे साल की, तो वही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी फुल ईयर बेसिस में। जो सीडी कॉस्ट का है इसी पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। जो कॉस्ट का सीडी है उसी पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो 31 दिसंबर का सीडी क्या आ गया? 594। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट अगर फुल ईयर बेसिस है। है जी? सवाल में हो सकता है, पूछा जा सकता है। मैंने देखा नहीं कहीं, मैंने तो जहां भी देखा है वहां पर महीनों के हिसाब से होती है, लेकिन अभी तो पेपर करना है ना, तो सवाल में हो सकता है। टाइम प्रोपोर्शनेट से करता हूं। अच्छा देखें, ये जो I16 पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको बेशक 0 से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ लिमिटेशन हैं, उनको भी इस तरह समझ के चलिएगा। आपने इंट्रो में बहुत सारा पोर्शन डेप्रिसिएशन का पढ़ा हुआ होगा, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये FAR1 की क्लास है, ये इंट्रो प्लस FAR1 की क्लास नहीं है। जो IS 16 है मैंने आपको 0 से इसलिए पढ़ाया क्योंकि बताया सारा कुछ है, पूरे से सारा कुछ नॉलेज गुजारा है, ताकि जो नहीं पता था वो भी पता चल जाए, और जो कच्चा कच्चा था उसका रीजन भी पता चल जाए। लेकिन बेटा अगर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस के अंदर आपको लगता है कि आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, तो मैं FAR1 में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस में मैं बता जरूर 0 से रहा हूं, लेकिन मैं इस एक एक चीज के 10-10 सवाल नहीं करा सकता। तो अगर आपकी डेप्रिसिएशन फंस के चलती है तो आप इंट्रो वाले नोट्स निकालें, उनमें डेप्रिसिएशन की जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद बेटे अपने तौर पे करने। मैंने आपको I16 कराया 0 से ही करा रहा हूं, लेकिन 0 से कराने का मतलब है कि सारा कुछ बता के चल रहा हूं। I16 चूंकि इंट्रो में बहुत बेस बनाई गई होती है इसकी, तो मुझे 0 से बताना जरूर है, लेकिन इस अब जैसे मैं फुल ईयर स्ट्रेट लाइन, बस और सवाल नहीं करा रहा मैं, इसका टाइम नहीं है, बताना मैंने सारा है। हाँ, जब I16 खत्म हो जाएगा IS20 पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए बिल्कुल 0 से चीज है, उसकी भी प्रैक्टिस भी उतनी कराऊंगा जिसमें आपकी तसल्ली हो जाएगी। IS40 बिल्कुल 0 चीज है, उसकी प्रैक्टिस भी तसल्ली वाली कराऊंगा। IS23 की बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, वो टोटली 0 वाली चीजें हैं जी, आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैं इसको 0 से चला रहा हूं कंप्लीटनेस के लिए, लेकिन इन चीजों के लिए बच्चे मैं आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं करा सकता। ओके है ना?
टाइम प्रोपोर्शनेट करते हैं। मंडे को इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे। फर्स्ट जनवरी 21 पे बीडी कितना 15 लाख, 30 अप्रैल 21। अच्छा, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस से फर्क किस बात पे पड़ेगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे पड़ेगा। ये बिल्कुल वही है। फर्स्ट जनवरी 21 बीडी हो गया 480, 30 नवंबर 21 करें कैलकुलेट, करें सारे करें कैलकुलेट। जी 78 कैसे? फर्स्ट जुलाई 18 को खरीदा था, 6 महीने वहां हुए, फिर 19 और 20 पूरा, और इस 21 में 9 महीने, तो ये बन गए टोटल 39। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको एक गिनती समझ आए, फर्स्ट जुलाई 18 से लेके 30 जून 21 तक 3 साल, और 30 सितंबर तक 3.25 साल, यानी 3.25, 240 इंटू 10% इंटू 3.25, वो भी यही आएगा। कितना? 31 दिसंबर 21 डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। करें ट्राई आप लोग, करें करें सारे करें। हाँ जी, कर लिया क्या?
देखते हैं। अच्छा आप देखें इधर, अगर है ना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो ये जो साल के शुरू में 15 लाख थे, इनमें से जो 240 थे ये कितने महीने गुजार के साथ छोड़ गए? तो 15 में से ये तो जल्दी चले गए, बाकी एंड तक रहे ना। तो वो जो बाकी थे वो बाकी कितने हैं? 12 साल। ये पूरा साल मौजूद रहे, इनमें से बिक गए, तो जो बाकी वो पूरा साल रहे, और जो एडिशन है वो तो आए ही 8 महीने। तो अगर टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस होगा तो हमें ना इस एसेट में से, अकाउंट में से वैल्यूज को तोड़ के डेप्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो एडिशंस हैं उन पे अलहदा, डिस्पोजल्स पे अलहदा। और डिस्पोजल्स चूंकि इनमें से हैं तो इनमें से जो बाकी रह गए वो पूरा साल चले, तो इस तरीके से 3 टुकड़ों में डेप्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको अगर कुछ जनरलाइज कर लें तो हम जो रिमेनिंग ओपनिंग होंगे, जो कि निकाला करेंगे हम बीडी कॉस्ट में से, जो डिस्पोजल बेचा ये मुराद है मेरी रिमेनिंग ओपनिंग से, इस पे पूरे साल का रेट लगाया करेंगे। और जो एडिशंस हैं और जो डिस्पोजल्स हैं इन पे जितने महीने ये इस्तेमाल हुए होंगे, तो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बना करेगी। जो ओपनिंग था ना उसमें से जो बिक गया उसकी कॉस्ट निकाल दें, तो फिर बाकी वो रह गए जो पूरा साल चलते रहे, इन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। और जो डिस्पोजल और एडिशन है उन पे वो जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए। तो इस तरह 3 टुकड़ों में डेप्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर इस सवाल की फिगर्स की बात करें तो 15 माइनस 240 पे 10%, 126,000, और 240 पे 9 महीने 18,000, और एडिशन पे 6 लाख पे 10% 8 महीने 40,000। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। और अब अगर सीडी देखेंगे 586, इनमें से आप कर आइएगा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 कराइएगा मंडे को। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।